नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, वहां पे क्या ये अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम की यदि बात किया जाए तो, या मार्केट में आगे चल कर के बहुत बड़ी डाउनफॉल हो सकती है। ये कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस, क्योंकि काफी सारे सवाल क्रिएट होती है जब मार्केट जो है वो एक विपरीत दिशा में चलती देखी गई, तो वहीं पे इसकी जो स्टॉक परफॉर्मेंस है, यहाँ पे जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो लगातार बुल की तरफ इशारा देती है। यदि हम पिछले कुछ हिस्टोरिकल चार्ट की तरफ चलें, जैसे 6 महीने की हम चार्ट को ही लेते हैं, जहाँ पे यदि हम कंपेयर करते हैं इसको, चाहे वो निफ्टी के फाइनेंशियल इंडेक्सेशन का हो या फिर निफ्टी के 50 इंडेक्सेशन को, जियो फाइनेंशियल्स और चोला मंडलम जो कंपनी है उसको यदि आपस में कंपेयर करते हैं, तो जहां पे सभी कंपनियों में एक बिकवाली का प्रेशर्स, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर्स रहा है, वहां पे बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी में लगातार निवेशकों ने अपने पैसे डालते देखे। इसको कहते हैं मार्केट में समझने के लिए कहते हैं ट्रेंडिंग बाइंग। जहां ट्रेंडिंग बाइंग हो रही है वहां पे पार्सली प्रॉफिट हो भी बुकिंग होती है, तभी तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई का खेल चलता है। तो क्या कहती है अभी मार्केट में लगातार इसमें जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है वो कब तक चलेगी, क्या ट्रेंडिंग भी कभी चलेगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, चाहे सेंटिमेंट कोई भी हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे इनकी मॉडल्स को लेकर के हो, चाहे इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को लेकर। मार्केट की रेश में क्या शामिल करती है, यदि हम इनकी रेगुलर इनकम की तरफ देखा जाए, जहां एक फिक्स इनकम निवेशकों को कंपनी देती है, वहां 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, लगातार मिनिमम 10 रुपए से लेकर के और 36 रुपए तक का डिविडेंड कंपनी देती रही। ये तो था एक रेगुलर इनकम का सोर्स जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। अब आते हैं मार्केट में, यदि करी कंपनी की चाल को लेकर के, कंपनी जो है फाइनेंशियल सर्विस से डील करती है। बजाज फाइनेंस कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो छुपा हुआ नाम है। यदि इनकी वेबसाइट्स पे देखा जाए तो बिजनेस मॉडल में इनके जो ग्रुप्स कंपनियां हैं उनका काम ही है, चाहे वो रिटेल के लिए जो कंज्यूमरेबल आइटम होते हैं उस पर वो EMI बेस्ड कार्ड देती है, और ये इस तरह के लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी रही, जहाँ पे कह सकते हैं ये फूड एंड शॉपिंग्स हों, लोन्स हों, इलेक्ट्रॉनिक ऑन EMI, मतलब जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं एज अ लोन पे फाइनेंशियल सर्विस की हेल्प से, तो वो यहाँ पे अवेल कराता है, चाहे वो घर ही लेने की बात क्यों ना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कराने की बात क्यों ना हो, अलग अलग चीज़ों को एक ही ग्रुप के अंदर शामिल। यदि कंपनी की बात किया जाए आज के टाइम में, तो कुछ सवाल ये भी होता है, क्या ये आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है? जी नहीं दोस्तों, अंडर वैल्यूड नहीं दर्ज करता, क्योंकि इनका यदि हम बुक वैल्यू से मुताबिक कंपेयर करते हैं तो मार्केट 600% की रैली क्रिएट करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू से ये डबल के आसपास ऊंचाइयों पर क्रिएट करती देखी गई है। यदि हम स्टॉक की पी को भी अवलोकन करें तो ये मल्टीपल की बात करें, जो अर्निंग यदि 258 रुपए की करती है तो इसका मल्टीपल में करीब 33 मल्टीपल में इनकी स्टॉक प्राइस रेश देखी गई है। मार्केट कैप काफी बड़ी है, 5,28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। हायर से लोअर की बात किया तो अभी जो स्टॉक प्राइस है वो उसको कहते हैं नियर अबाउट द ब्रेकआउट, नियर अबाउट ब्रेकआउट कह लीजिए, या नियर अबाउट 52 वीक की हाई की तरफ कह लीजिए। ROE ROC की आंकड़ा 11 से लेकर 22% की है। प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है 54% के आसपास की है। जो इनकम का सेविंग है, जो कि कंपनी सेविंग करती है, इसको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो करीब 24% के आसपास आंकड़ा रही। यदि हम रिजल्ट की डेटा को एक कंक्लूजन की तरफ समझने की कोशिश करें तो कंपनी का जो रिजल्ट डेटा है वो भी करीब करीब देखा गया, सोचिए 14,000 करोड़ से टर्न चेंज होकर 18,000 करोड़ पे जाती है। यदि हम 17,000 करोड़ से भी कंपेयर करते हैं तो भी मार्केट में रेस में शामिल करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था उसमें एक गिरावट रही है, करीब करीब 300 बेसिस पॉइंट की, बट वो ज़्यादा नहीं दर्ज करते, क्योंकि इनका स्टेबिलिटी जो है वही करीब करीब 30% से लेकर के और 40% के बीच में देखने को मिलता है। मतलब जो गैपिंग है वो करीब 30% के आसपास गैपिंग क्रिएट करती है। नेट प्रॉफिट का नंबर की बात किया है तो मार्केट में इनको अभी तक के सबसे पिक अप द पेरेट रहा है, तो प्रॉफिटेलिटीज को लेकर तो मार्केट फिर रेस में क्यों शामिल नहीं करेगा? यहाँ पे सवाल आते हैं, आखिर रेस में शामिल क्यों नहीं करेगा जब इनकी जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल कारोबार कर रही है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी का
वो इसके मुताबिक मार्केट में अच्छी खासी रिटर्न भी रिजल्ट भी पब्लिश करती देखी गई है। तो आखिर कंपनी को यदि कंपाउंडेड डेटा की तरफ भी देखें तो सेल्स में अप ट्रेंड है, प्रॉफिट में अप ट्रेंड है, स्टॉक प्राइस जो है लगातार ग्रोथ की तरफ इशारा देती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप सपोर्ट देती है। इतने सारी चीजों के होने के बाद यदि हम पीयर से कंपेयर करते हैं, जहां पे हमने कहा कि हमने इसको कंपेयर करने के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्सेशन को कंपेयर करने के लिए लिया है कि आखिर चलिए कोई ऐसी बात तो नहीं केवल एक ही सेक्टर में पिटाई हो रही है या इनकी सेक्टर में पिटाई हो रही है कि बड़े केवल दिग्गजों में पिटाई हो रही है। यदि इसकी मुताबिक ये देखा है तो मार्केट में की रेस में शामिल जो करती है उसमें काफी हद तक आज भी ये जियो फाइनेंस के कंपैरिजन काफ़ी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में दर्ज करती है, जहां जियो फाइनेंशियल में रेस सोचिए अर्निंग के मुताबिक 82 टाइम्स के मुताबिक रेस शामिल करता है। वहीं पे इस कंपनी में देखा जाए तो मार्केट की रेस में जो है परसेंटेज ऑफ जो है 24% के आसपास, जबकि जियो फाइनेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा अर्निंग करती है परसेंटेज ऑफ अपनी बिजनेस को लेकर के। तो ये कुछ पहलू था जिसको आपस में हमने कंपेयर करने की कोशिश किया। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो यहाँ पे देखा कि जो दिसंबर तक की डेटा था, और चाहे वो एफआई हो चाहे डीआई हो, उनकी होल्डिंग लगातार बनी पड़ी थी। आम निवेशकों के पास केवल 9% की होल्डिंग थी, जिसमें करीब 8 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। रिसेंटली की अपडेट किया जाए तो देखा जाए इनका फरवरी में जो प्रेजेंटेशंस आई थी फाइनेंशियल बजाज फाइनेंस को लेकर के, उन्होंने जिक्र किया कि इनके यदि अब देखा जाए तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कहा कि जो एयूएम है और ओपेक्स की बात किया जाता है उसको लेकर जिक्र करती है कि एयूएम इनका 3,98,000 करोड़ की है, जो कि ग्रोथ करती है 28% का। यदि ओपेक्स टू नेट टोटल इनकम की बात किया जाए तो 33% के आसपास रही, जो कि ऐसे ही यदि ग्रोथ की बात किया जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो करीब ग्रोथ 18%। तो आरओई करीब 19% से 19% के आसपास चेंज होती है। और यदि Q3 की डेटा को देखा है तो करीब 22%। तो नेट जो एनपीए है वो केवल 0.48% ओवरऑल देखा जाए इस पीरियड में। तो लास्ट क्वार्टर की बात किया जाए जहाँ पे 0.37% की आसपास रही है। कंपनी ने कहा कि लीड फाइनेंशियल इंडिकेटर के तौर पे इन्होंने जिक्र किया कि 28%, और ये इन्होंने जिक्र किया कि ये सारे परसेंटेज हमारी ग्रोथ को एक्सपेक्टेशन जो है वो इसके हिसाब से कामकाज करती देखी गई है। अलग अलग चीज़ों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया है, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ को लेकर के, जहाँ पे वाई में चाहे न्यू लोकेशंस एडेड की बात किया जाए, कंपनी ने कहा है कि इसमें हमारा वाई में कोई ग्रोथ नहीं था, हमने कोई एडिशंस नहीं किया है। जबकि इन्होंने जो है वो उन्होंने मैट्रिक डिजिटल मैट्रिक के बाद 14 की बात किया है न्यू लोकेशन को लेकर। ऐसे लोकेशन कम्युलेटिव्स जो है करीब 4259 की जिक्र करती है। तो ये कुछ ऐसा डेटा है जहाँ पे कंपनी के बिजनेस में डेवलपमेंट की बात कहती है। तो बिजनेस अपनी जो कंपनी जो है अपने कारोबार को धीरे धीरे और पसारती देखी गई है। और इन्होंने अपनी जिक्र किया है कि इनका जो लेटेस्ट जो 17 सालों का फाइनेंशियल स्नैपशॉट है उसको लेकर जिक्र करते हैं कि सीजीआर के बेसिस पे लास्ट 17 सालों में करीब करीब यदि आप लोन बुक की बात करें जो कि 25% रही है, तो वहीं पे कस्टमर फ्रेंचाइजेस की बात कहती है करीब 34%। एयूएम की बात यदि देखा है तो करीब 36%। और टोटल इनकम में सीजीआर की बेसिस पे करीब 34% की ग्रोथ लेवल बरकरार है। तो वहीं एक्सपेंसेस भी 34% रही है। तो कुछ ऐसे इनकी पहलू हैं जहाँ पे इन्होंने सीजीआर के डेटा बेसिस पे 17 सालों की अपनी जो इनका कारोबार है उसको लेकर जिक्र करती है। तो ये एक छोटा सा पहलू था जिसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश किया है इसी के डेटाबेस से जो कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए साझा की हुई है। जहाँ पे कंसोलिडेटेड मॉडल की बात भी कहा है कि यहाँ पे बिजनेस मॉडल में अप डाउन थोड़ा बहुत रहता है, कई बार कुछ चीज़ों को मार्केट में चलती रहती है। और यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट की जिक्र करती है। इनकी जो डेटाबेस है काफ़ी बड़ी, इन्होंने 100 पेज का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शामिल किया हुआ है। यदि रिस्क और रिवार्ड की बात किया है तो बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करती है, पर यदि हम कंपनी की उन पार्टों को जानने की कोशिश करें जहां हम कंपेयर कर रहे थे, तो पिछले 6 महीने से जब लगातार एफआईआई ने बिकवाली किया है तो वहां भी इनकी कंपनियों में खरीदारी का ज़्यादा रेस शामिल किया है। अल्टीमेटली 14% से ज़्यादा मार्केट में पार्सली प्रॉफिट बुकिंग शामिल हुआ है। वैसे ही 1 महीने की बात करूँ तो निम्नम 1% के आसपास और बाकी कुछ कंपनियों में
चाहे वो जो जियो फाइनेंशियल्स हों या फिर जो कोडमंडलन जैसे कंपनी शामिल है, उसमें करीब नॉमिनल से लेकर के 10% तक बिकवाली रहा, ट्रेंडिंग बिकवाली रहा। तो वहाँ पे निफ्टी और निफ्टी जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। रेगुलर इनकम के तौर पे हमने देखा, इसको समझने की कोशिश किया। यदि हम इनके पिछले कुछ चार्ट को देखते हैं पिछले 6 महीने के, तो और ये ट्रेंडिंग के टाइम पे यदि कंपेयर करते हैं, कई बार बुल मार्केट टू बियर मार्केट, बियर टू बुल मार्केट होता है। कई बार हम लोग कंपेयर करने के टाइम पे यहाँ से यहाँ देखते हैं तो मार्केट की रेस में शामिल हो जाता है। कई बार हम लोग यहाँ से जब मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग के सेंड में देखेंगे तो ये लगता है अच्छा मार्केट तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ है। तो यहाँ पे पिटाई नहीं, इसको ट्रेंडिंग सेलिंग ऑफ कहते हैं। यहाँ पे लगातार ट्रेंडिंग सेलिंग हुआ है, इसकी वजह से मार्केट में सिचुएशन बनती देखी गई है। अब एक सवाल अक्सर होता है कि सर यहाँ पे ना टारगेट क्या है और एशएल क्या है। दोस्तों देखिए, टारगेट और एशएल के लिए मैं कोई ऐसा नंबर की बात तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन सबकी अपनी अपनी खरीदारी होती है, सबकी अपनी अपनी बिकवाली होता है। यदि मार्केट में अपनी प्रॉफिट देखने को बनती हो तो प्रॉफिट को हमेशा, अपनी प्रॉफिट को तो कैपिटल के साथ निकालना चाहिए, कैपिटल निकालना चाहिए। प्रॉफिट के बजाय अपने प्रॉफिट रह जाए तो मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तभी तो मार्केट में इतनी बड़ी प्रेशर्स के साथ बिकवाली होता है यहाँ पे। और जब मार्केट में लगातार बिकवाली हो और कुछ अच्छे प्रोडक्ट ना हो घर में, जब कहते हैं कि यदि फ्रिज में कोई अच्छी सामान ना रखे हो तो उसको फिर में फेंकना ही पड़ता है। इसलिए एक्सपायर वाली चीज़ों को ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं किया सकता, उसको एसएल के साथ निकलना ही बेहतर होता है। अपनी परसेंटेज ऑफ रिस्क को देख करके समझना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।